हेलो बच्चों, मैं हूं आपका प्यारा विपिन चौबीसा सर। और अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए अभी डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप। हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वॉर्म गुड इवनिंग टू एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डाउटनेट लाइव में। तो यार ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 1 है। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री का क्या है? तो कोर्स का ही लेक्चर नंबर 1 है। आ जाओ भाई सभी लोग, जल्दी जल्दी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। तो यार अपना जो कोर्स है कुछ इस तरह से चलेगा। मतलब सबसे पहले अपन ट्रिग्नोमेट्री की बात इसलिए कर रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो हर जगह, हर एक चैप्टर में कहीं ना कहीं इसका यूज होने वाला है। तो यूज होने वाला है तो भाई साहब ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए तो पढ़ ही रहे, है कि नहीं? तो भाई साहब ट्रिग्नोमेट्री में आज अपन क्या पढ़ने वाले देखें, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज के बारे में बात करेंगे, जो कि आप 10th क्लास में पढ़ते हो। 10th क्लास में पढ़ा होगा ये वाला। 10th क्लास में ये चीज़ें पढ़ लेते हो आप। फिर भी अब इनको पढ़ाने का क्या मतलब? सर 10th में पढ़ लिया हमने, 11th में पढ़ ली, 12th में पढ़ ली, आप क्यों पढ़ा रहे हो? अब बताते हैं क्या है मामला। तो यार होता क्या है, अपने पास की जो डीप कंसेप्ट है ना, उनको थोड़ा सा करेंगे रिवाइज, और किस किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, किस किस तरह के जेईई में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सब के बारे में करेंगे चर्चा, है ना? तो इस क्लास में अपन क्या क्या सीखने वाले हैं, सबसे पहले देख लेते हैं। ये सबसे पहले अपन एंगल्स एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल्स के बारे में सीखेंगे। एंगल क्या होता है, किस तरह से अपन उनका मेजरमेंट करते हैं, कौन कौन से मेजरमेंट की टेक्निक है, उन सब के बारे में सीखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, इनको रेशियोज ही क्यों बोलते हैं। फिर अपन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे आ जाएंगे, जो कि 3 है, सबको पता होगा। और उसके बाद कुछ एक क्वेश्चंस भी करेंगे अच्छे अच्छे, जिससे कंसेप्ट सारा क्लियर हो जाए, है ना? मतलब सबसे बेसिक चैप्टर कह सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। रिड्यूस्ड पोर्शन, बेटा जेईई का कोई रिड्यूस्ड पोर्शन है नहीं मेरे हिसाब से, तो जेईई में अभी तक सारा बचा हुआ है। हाँ, आ जाओ भाई। सबसे पहले हम बात करें ट्रिग्नोमेट्री। व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? कोई बताएगा क्या? व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है? कोई बताए नौजवान? व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? एक्चुअली 2 वर्ड से मिलकर बना है, ग्रीक वर्ड से, ट्राइगन प्लस मैट्रन। ट्राइगन का अपने पास मतलब होता है ट्राइंगल। ट्राइगन बोले तो ट्राइंगल, ट्राइंगल। एंड मैट्रन का मतलब होता है टू मेजर। सो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री इज टू मेजर, बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री इज टू मेजर ट्राइंगल। अब इतने पागल तो है नहीं दुनिया की साल इसको पूरे ट्राइंगल को मेजर करने के लिए इतना बड़ा चैप्टर बना दिया, इतना बड़ा, मतलब बेसिकली इट इज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। तो इतना बड़ा तो बनाएगा नहीं कि भाई एक ट्राइंगल को मेजर करने के लिए भाई पड़े हुए पीछे, इसके पीछे का कुछ तो लॉजिक होगा। तो शुरू से शुरू करते यार। अपने एक जर्मन भाई साहब थे, जर्मन नेवी में थे, वो नेवी जानते ना, शिप्स वगैरह चलाते थे। तो उन्होंने इसका डेवलपमेंट किया था। किस तरह से डेवलपमेंट हुआ था वो देखते हैं। जैसे अपन ने शिप देखा है सभी लोगों ने। शिप के ऊपर एक टावर लगा होता है, किस तरह का, एक बड़ा सा टावर लगा होता है। उसका क्या यूज है, कोई बताएगा? शिप के ऊपर एक बड़ा सा टावर लगाया, क्या मतलब है इसका? क्यों लगाया है? ऐसे ही फालतू में, टाइम पास के लिए? हाँ भाई ठीक है, थोड़ा सही लगेगा ऐसा। तो क्या है इसका मतलब? क्या है? जैसे भाई अब अगर अपन मान लो यहीं से देखेंगे तो बाहर दूर का ऑब्जेक्ट हमें कम दिखाई देगा, ऊपर से देखने पर अपने को दूर का ऑब्जेक्ट दिख जाएगा, है कि नहीं? तो ये तो अपने पास बेसिक फंडा हो गया कि भाई इसलिए लगाया गया है इसको। अब मान लो अपने को इसकी हाइट पता है, इस टावर की हाइट पता है, ऑब्वियसली बात है, हमने लगाया था, हमें पता होगा कि भाई कितनी हाइट है इसकी, ठीक है। और अपने को ये वाला एंगल पता है, तो क्या हम ये वाली डिस्टेंस पता कर सकते हैं? ये वाली डिस्टेंस कि सामने जो ऑब्जेक्ट है
वो कितनी डिस्टेंस पे। मान लो कोई रॉक है या दूसरा शिप है, जो भी है, क्या हम उसकी डिस्टेंस पता कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से। लगाओ भाई, tan थीटा इक्वल टू h अपॉन एक्स, एक्स अपॉन एच, सॉरी, tan थीटा इक्वल टू x अपॉन एच। यहां से अपने पास h पता है, थीटा पता है, अगर tan थीटा पता चल गया तो x का वैल्यू आ जाएगा, है कि नहीं। चलो भाई, मान लेते हैं तुम्हारी बात। एक काम और कर सकते हैं कि मान लो अपने पास एक एनिमी का शिप है या एनिमी का कोई एनिमी है जो कि अपनी तरफ आ रहा है, तो उसकी अपन एवरेज स्पीड भी पता कर सकते हैं। एवरेज स्पीड कैसे पता कर सकते हैं, एक टाइम पे हमने क्या किया, इसका मेजरमेंट लिया, सपोज x1 डिस्टेंस पे, और दूसरे टाइम पे, एक टाइम पे ये वाला एंगल θ1 है और इसकी डिस्टेंस कितनी x1, तो यहां से अपने पास x1 कितना हो जाए, x1 इक्वल टू h tan θ1। ये सपोज t1 टाइम पे हमने नोट कर लिया। फिर अपन ने x2 टाइम पे फिर से मेजर किया, सपोज इसका एंगल बन रहा है θ2, और ये कितनी डिस्टेंस पे रह गया, सपोज ये अपने पास डिस्टेंस है x2, तो यहां से x2 क्या हो जाएगा, x2 इक्वल टू h tan θ2। ये हमने t2 टाइम पे फिर से ऑब्जर्व किया। अब हमें पता है कि टाइम t2 और t1 के बीच में जितना डिफरेंस होगा इतना टाइम लगा, और इसने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर ली, ये बात पहले x1 डिस्टेंस पे था, फिर x2 डिस्टेंस पे आ गया, मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस भी पता है हमें, और टाइम कितना लगा वो भी पता है। तो अपने पास एवरेज स्पीड भी पता कर सकते हैं। एवरेज स्पीड कैसे आ जाएगी अपने पास, एवरेज स्पीड होती है डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। तो हमें पता है कि भाई कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली उसने, x1 माइनस x2, x1 माइनस x2, और टाइम कितना है, t2 माइनस t1। टाइम भी पता है, डिस्टेंस भी पता है, तो t2 माइनस t1 से डिवाइड कर दिया, ये अपने पास एवरेज स्पीड आ जाएगी। x1 क्या है अपने पास, h tan θ1 माइनस h tan θ2 अपॉन t2 माइनस t1। यहां से अपन इसकी स्पीड भी पता कर सकते हैं। तो यहां से हुई थी शुरुआत ट्रिग्नोमेट्री की। एक जर्मन नेवी में जो बंदे थे भाई साहब, अपने मैथमेटिशियन, काफ़ी उनका एहसान है मैथमेटिक्स पे कि उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री को जन्म दिया, और ये थी शुरुआत। अब अपन बात कर रहे थे कि यार अपन ने मान लिया कि भाई ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है, टू मेजर ट्राइंगल। अब ये ट्राइंगल क्या होता है, ट्राई प्लस एंगल, इसको भी थोड़ा सा तोड़ लेते हैं बीच में से। ट्राई का मतलब 3, तो एक ऐसी क्लोज फिगर जिसमें 3 एंगल होंगे उसको अपन बोल देंगे ट्राइंगल। समझ रहे हो बात को, तो एक ऐसी क्लोज फिगर जिसमें 3 एंगल होंगे उसको ट्राइंगल बोल देंगे। चलो, एंगल क्या होता है, कोई बताएगा, व्हाट इज एंगल। एंगल के बारे में बताया जल्दी से, इधर कर लेते, व्हाट इज एंगल। और भी ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे एप्लीकेशन, अपन एप्लीकेशन वाला पार्ट भी पढ़ेंगे, तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सारा जो भी है मामला ट्रिग्नोमेट्री का निपटा के ही छोड़ेंगे। हाँ भाई साहब, एंगल क्या होता है, कोई बताएगा क्या। देखो, सपोज ये अपने पास एक रे दे रखी है ए बी, इसको अपन ने रोटेट कर दिया, ये पहुंच गया अपने पास बी डैश पे, ठीक है। ए फिक्स्ड पॉइंट टू ड्रॉ और रोटेट सेम पॉइंट, ठीक है। तो जहां से अपन ने शुरू किया था इसको अपन बोलते हैं इनिशियल साइड, ठीक है। और ये जो पॉइंट कांस्टेंट है, ये फिक्स पॉइंट है, इसको अपन बोलते हैं वर्टेक्स, ठीक है। तो बेसिकली ये अपने पास जहां पे जाकर रुकी उसको बोलते हैं अपन टर्मिनल साइड। सो बेसिकली एंगल इज, यहां लिख रहा हूं, एंगल इज मेजर ऑफ रोटेशन, measure of rotation of a ray about a fixed point. इस फिक्स पॉइंट को क्या बोल रहे हैं अपन, वर्टेक्स। अबाउट ए फिक्स पॉइंट वर्टेक्स फ्रॉम इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड, इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड। मतलब बहुत सारे लोग बताते हैं कि भाई एंगल क्या है, डिस्टेंस का मेजरमेंट है।
वर्टेक्स हुआ, वर्टेक्स का मेजरमेंट। बेटा मेजरमेंट किसका है? ये रोटेशन का मेजरमेंट है कि भाई अगर मैंने यहाँ को, इस रे को यहां से यहां तक घुमा दिया तो जो रोटेशन का मेजरमेंट है उसको अपन एंगल बोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं? उसको अपन रोटेशन, जो रोटेशन का मेजरमेंट है। तो एंगल इज मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ ए रे फ्रॉम इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड, ठीक है, अबाउट ए फिक्स पॉइंट दैट इज कॉल्ड वर्टेक्स। तो ये अपने पास एंगल हो गया, ठीक है भाई साहब। मान लेते हैं कि एंगल क्या है? मेजरमेंट ऑफ रोटेशन ऑफ ए रे फ्रॉम इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड अबाउट ए फिक्स पॉइंट। अब बात आ जाती है मेजरमेंट ऑफ एंगल की। एंगल को मेजर कैसे करेंगे? एंगल पता चल गया अपने पास। एंगल मेजर करने की अपने पास टोटल 3 मेथड्स हैं। पहला अपने पास है डिग्री मेजर। इसको अपन सेक्साडेसिमल सिस्टम भी बोलते हैं, और इसको अपन ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं क्योंकि ब्रिटिश लोगों ने दिया था, ब्रिटिश सिस्टम, ठीक है। दूसरा अपने पास है ग्रेड मेजर। इसको अपन सेंटेसिमल सिस्टम भी बोलते हैं। सेंटेसिमल की स्पेलिंग मैंने उल्टी लिख दी है, थोड़ी सी करेक्ट कर लेती, कोई बात नहीं। सेंटेसिमल, सेंटेसिमल सिस्टम भी बोलते हैं, और ये फ्रांस वालों ने दिया था इसलिए इसको फ्रेंच सिस्टम भी बोलते हैं। वो अलग बात है, इंडिया वालों ने बोला कि ना भाई हम तो ब्रिटिश वालों का ही सिस्टम अपनाएंगे, ठीक है। और थर्ड अपने पास होता है सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम, इसको अपन रेडियन मेजर भी बोलते हैं। तीनों के बारे में एक एक करके डिस्कशन करेंगे। रेडियन मेजर, ठीक है। उससे पहले ये देख लेते हैं कि अपने पास एंगल 2 तरह के होते हैं। अगर अपन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं दैट इज पॉजिटिव एंगल, और अगर अपन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं तो दैट इज नेगेटिव एंगल। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेगेटिव, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव, जब भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल लेंगे दैट उसको हम पॉजिटिव बोलेंगे, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको अपन नेगेटिव बोलेंगे, ठीक है। सबसे पहले डिग्री सिस्टम की बात करते हैं। कोई बताएगा व्हाट इज डिग्री? डिग्री सिस्टम, व्हाट इज डिग्री? अगर मान लो जैसे अपने पास एक रे है, इसके पूरे रोटेशन को अपन ने 360 पार्ट में डिवाइड कर दिया। कितने? 360 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि एक पार्ट को अपन बोल रहे हैं, तो ठीक है। तो 360th पार्ट ऑफ ए रोटेशन इज कॉल्ड पार्ट ऑफ ए रोटेशन। 360th पार्ट को अपन क्या बोल रहे हैं? डिग्री। अगर अपन ने इसको तो टोटल 360 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, भाई एक रोटेशन में हमें पता है कि 360 डिग्री होता है, तो अगर अपन ने इसको, भाई जो अपने पास शुरुआत में इन्होंने ब्रिटिश वालों ने मेजरमेंट लिया था कि भाई एक रोटेशन को पूरे को 360 पार्ट में डिवाइड कर दो, तो जो एक छोटा सा पार्ट होगा 360th पार्ट होगा इस रोटेशन का, दैट इज इक्वल टू 1 डिग्री। क्लियर? या इसको अपन ऐसा भी बोल सकते हैं, इसको राइट एंगल बोलते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं 90th पार्ट ऑफ ए राइट एंगल। राइट एंगल भी बोलते हैं इसको, और क्वाड्रेंट भी बोलते हैं। भाई क्वाड्रेंट बोल देंगे ना, इसका पूरे रोटेशन के 4th पार्ट को अपन बोलते हैं क्वाड्रेंट। तो 90th पार्ट ऑफ ए, और 90th पार्ट ऑफ राइट एंगल और क्वाड्रेंट। क्लियर? ठीक है। तो यार अपने पास क्या हो गया? सिंपल अपन ने देखा होगा 30 डिग्री का एंगल कितना होगा?
इस 90 वाले को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, ये 30 डिग्री हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा। अगर नेगेटिव में लेना ये -30 डिग्री हो जाएगा, ये -60 डिग्री हो जाएगा, ये -60 डिग्री हो जाएगा नेगेटिव में लेना है। तो पॉजिटिव में अगर अपन एंटी क्लॉकवाइज में जाएंगे तो पॉजिटिव, क्लॉकवाइज में जाएंगे तो नेगेटिव, सिंपल सी बात है। एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव, क्लॉकवाइज में नेगेटिव, ये अपना डिग्री का सिस्टम है, ठीक है। उसके बाद दूसरा अपने पास जो है ग्रेड सिस्टम देख लेते हैं। ग्रेड सिस्टम, फ्रांस वालों ने बोला कि भैया देखो हमें नहीं चाहिए तुम्हारा सिस्टम, ब्रिटिश वालों को, हम अपना खुद का सिस्टम डेवलप करेंगे और थोड़ा सा आसान सिस्टम डेवलप करेंगे। भाई चलो कर लो, आसान सिस्टम क्या है। अच्छा इसमें एक बात और है, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स होता है एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स होता है। ये छोटी सी बात और है, ये भी लिख लेना। एक ऊपर लगा है मतलब मिनट, 2 लगे तो सेकेंड, ठीक है। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। क्लियर है। अच्छा ग्रेड सिस्टम में उन्होंने बोला कि नहीं भाई, हम 360 पार्ट्स में नहीं डिवाइड करके इसको पूरे रोटेशन को 400 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि भाई 400th पार्ट ऑफ ए रोटेशन इज कॉल्ड 1 ग्रेड। इन्होंने बोला नहीं हमें चाहिए ही नहीं तुम्हारा सिस्टम, ये हमारा एक अलग सिस्टम है। 400th पार्ट को अपन मतलब टोटल 400 पार्ट में डिवाइड करके एक पार्ट को अपन क्या बोल रहे हैं, 1 ग्रेड। या ऐसा भी कह सकते हैं 100th पार्ट ऑफ ए राइट एंगल। ऑफ ए राइट एंगल, क्लियर। तो ये अपने पास कितने ग्रेड का एंगल हो जाएगा, ये अपने पास 100 ग्रेड का एंगल हो जाएगा। टोटल अपने पास 400 ग्रेड का एंगल हो जाएगा, है कि नहीं। इन्होंने और सिंप्लीफाई कर दिया कि भाई एक ग्रेड में, हमारे ग्रेड में जो होंगे 100 मिनट्स होंगे। कैलकुलेशन को तो बिल्कुल इन्होंने खत्म ही कर दिया कि अब कैलकुलेशन हमें करनी नहीं, बहुत ही आसानी से कर दिया। और 1 मिनट में 100 सेकेंड्स होंगे। पर ध्यान रखने लायक बात यह है कि इसके मिनट और इसके मिनट अलग अलग है, डिग्री और ग्रेड के मिनट अलग अलग है। और एक दूसरी ध्यान रखने की बात यह है कि ये वाला सिस्टम इंडियंस फॉलो नहीं करते। इंडिया वालों ने मना कर दिया फ्रांस वालों से कि हमें आसान चीजें पसंद ही नहीं है, खतरों खिलाड़ी हम तो इन्होंने बोला कि भैया हम ये वाला सिस्टम नहीं। देखो आप जैसे आप लोग भी देखते हो स्कूल में 10th क्लास तक अपना चलता है कौन सा, 10th क्लास तक अपना चलता है कौन सा, डिग्री मेजर। फिर अपने पास 11th 12th में रेडियन मेजर पे आ जाते हैं हम, उसका भी रीजन बताएंगे कि रेडियन मेजर क्यों जरूरी है ना। तो यार बात ऐसी है कि पहले डिग्री के बारे में बता देते हैं कि 360th पार्ट ऑफ ए रोटेशन इज कॉल्ड 1 डिग्री, ठीक है। और अगर 90th पार्ट ऑफ ए राइट एंगल या उसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया तो 90th ही बच गया ना भाई, उसका फोर्थ, ठीक है। ग्रेड वालों ने, फ्रांस वालों ने बोला कि भाई हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे कैलकुलेशन को, इतनी कैलकुलेशन करना अपने बस की बात नहीं है। उन्होंने बोला कि 400th पार्ट ऑफ ए रोटेशन इज कॉल्ड 1 ग्रेड, और उसको भी 4 हिस्सों में तोड़ दिया तो 100th पार्ट ऑफ ए राइट एंगल इज कॉल्ड 1 ग्रेड। राइट एंगल या क्वाड्रेंट बोल सकते हैं, ठीक है। फिर अपने पास उन्होंने इसको डिग्री और मिनट को भी, जैसे इसमें डिग्री वाले में क्या था, मिनट और सेकंड क्या था, 1 डिग्री इक्वल टू 60 एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड। इसमें क्या कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। इन्होंने क्या किया, हम इसको भी सिंप्लीफाई कर देते हैं। 1 ग्रेड इक्वल टू 100 मिनट्स, 1 मिनट इक्वल टू 100 सेकेंड्स। इंडिया वालों ने बोला नो, वी विल नॉट फॉलो यू, वी डोंट लाइक इजी वर्क्स, हमें थोड़ा टफ काम चाहिए। तो ब्रिटिश वालों के पीछे ही चिपके रहे, नहीं तो कितनी आसान लाइफ होती 10वीं कक्षा तक, सोचो। चलो अब हम बात कर रहे हैं किसकी, रेडियन मेजर की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मतलब अब तो यही है, अब अपन 10th से आगे निकल गए ना तो अपने लिए तो यही भगवान है, रेडियन मेजर। इसका डेफिनेशन थोड़ा सा अलग है, देखें ध्यान से देखें। अपने पास अगर रेडियन मेजर या सर्कुलर मेजर का सिस्टम का क्या मतलब है, अगर अपने पास एक यूनिट रेडियस का सर्कल है, उसमें अपन एक ही यूनिट का आर्क कट कर रहे हैं, तो यहां पे जो एंगल बनेगा दैट इज 1 रेडियन। 1 के ऊपर सी लगा है मतलब दैट इज सर्कुलर सिस्टम, फॉर सर्कुलर सिस्टम। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू, ठीक है। तो अपन इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ यूनिट लेंथ
एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ यूनिट लेंथ इन ए यूनिट रेडियस सर्कल इज 1 रेडियन। आगे बेटा ग्रेड वाला समझ में आ गया? नहीं आया? ग्रेड वाला वापस से रिपीट करेगा। देखो ग्रेड वाले में कुछ नहीं है, इन्होंने 360 पार्ट में डिवाइड किया था पूरे रोटेशन को, इन्होंने 400 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो टोटल रोटेशन का 400th पार्ट इज कॉल्ड 1 ग्रेड। तो मतलब एक उसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर देते, एक क्वाड्रेंट का 100th पार्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब एक क्वाड्रेंट में अपने पास 100 ग्रेड होंगे। क्लियर? तो अब अपने पास क्या कह रहा है ये, इन्होंने फिर ग्रेड में मिनट और सेकंड वाला जो उसकी छोटी यूनिट्स है उनको भी सिंप्लीफाई कर दिया, है ना। इतनी सी बात है। हाँ, क्या बोल रहा है? एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ यूनिट लेंथ इन ए यूनिट रेडियस सर्कल इज कॉल्ड 1 रेडियन। अच्छा मान लो अगर मैंने इसकी रेडियस को 2 कर दिया, इधर भी 2 हो जाएगी, तो यहां पे जो एंगल बनेगा, एंगल अभी भी सेम ही है, वही है सेम एंगल, भाई एंगल तो सेम ही है। तो अगर इसको अपन ने रेडियस को 2 कर दिया तो आर्क की लेंथ भी प्रोपोर्शनल में 2 हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर अपन आर यूनिट रेडियस के सर्कल में आर यूनिट का आर्क बनाएंगे तो भी एंगल जो अपने पास सबटेंडेड होगा वो कितना होगा? 1 रेडियन। क्लियर? भाई अगर जैसे जैसे अपन इसको बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आर्क की लेंथ भी बढ़ती जाएगी, है कि नहीं? अच्छा अगर मान लो अपन ने यहां से आर्क की लेंथ को कितना कर दिया? 1/2 कर दिया, तो एंगल भी यहां पे हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो अगर अपन ने आर्क की लेंथ को हाफ कर दिया और रेडियस को 1 ही रखा तो यहां पे एंगल जो सबटेंड होगा वो हाफ हो जाएगा। क्लियर? अब हमने क्या किया, हमने आर्क की लेंथ को तो कांस्टेंट रखा और क्या किया, इसको 2 कर दिया, इधर भी 2 कर दिया, यहां पे 1 यूनिट का, यहां पे भी एंगल सबटेंडेड कितना होगा? हाफ रेडियन ही होगा। भाई अगर अपन क्या कर रहे हैं, जो अपने पास रेडियस है उसको तो बढ़ा रहे हैं, आर्क की लेंथ को सेम रख रहे हैं, तो यहां से अपने पास उन्होंने एक ऑब्जर्व करके एक फॉर्मूला निकाल के दिया कि अगर अपने पास आर्क की लेंथ एस ए और रेडियस आर है तो यहाँ पे जो थीटा सबटेंड होगा वो कितना होगा? थीटा इक्वल टू एस अपॉन आर, ठीक है। बट एक बात ध्यान रखनी छोटी सी, ये थीटा जो है ये रेडियन में होना चाहिए। गलती से अगर तुमने डिग्री में ले लिया तो सारा सत्यानाश हो जाएगा मामले का। क्लियर? क्या हो जाएगा? मामला खराब हो जाएगा अगर अपन ने इसको थीटा को किसमें ले लिया? ग्रेड या डिग्री में ले लिया है तो मामला खराब हो जाएगा। यहीं से अच्छा एक बात बताएं, एक कंप्लीट रोटेशन में कितने रेडियन एंगल सबटेंड होगा? कंप्लीट रोटेशन में ये वाला एंगल रेडियन में कितना होगा? कोई बता सकता है? भाई इसकी लेंथ, आर्क की लेंथ कितनी हो जाएगी कंप्लीट रोटेशन में? तो थीटा इक्वल टू एस अपॉन आर होता है ना। तो एस कितना हो जाएगा? सरकमफेरेंस के इक्वल 2 पाई आर अपॉन आर, तो थीटा इक्वल टू 2 पाई। तो अपने पास एक रोटेशन में अपने पास कितना एंगल सबटेंड होगा? 2 पाई। क्लियर है क्या सबको? तीनों सिस्टम समझ में आ गए। हमें ग्रेड से कोई लेना देने नहीं है क्योंकि ग्रेड अपने इंडिया में चलता ही नहीं है और इंडिया के बाहर में जाना नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। ये क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी आगे, जब बहुत बहुत बड़े एंगल आएंगे डिग्री में तो उनको, हाँ बेटा, थीटा लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस दोनों पर डिवाइड करेगी, दोनों पर डिपेंड करेगी। अगर मान लो भाई, अब ऐसे सोचो कि अगर मान लो अपने पास हमने सिर्फ इसको कांस्टेंट रख के इसको बढ़ा दिया तो एंगल कम हो जाएगा। अगर अपन ने इसको कांस्टेंट रख के आर्क की लेंथ को बढ़ा दिया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे ये आर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 यूनिट लेंथ का आर्क था, इसको मैंने 2 यूनिट का कर दिया, इधर ला दिया, तो भाई एंगल ये बढ़ जाएगा ना, एंगल डबल हो जाएगा।
एक इसके लिए और एक इसके लिए, एंगल अपने पास 2 रेडियन हो जाएगा, है कि नहीं। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। अब हमें पता है कि एक रोटेशन में 1 रोटेशन इज इक्वल टू, एक रोटेशन में बेटा कितने डिग्री होते हैं, 360 डिग्री, 360 डिग्री एंड 2 पाई रेडियंस। एक रोटेशन में 360 डिग्री होते हैं और 2 पाई रोटेशन होते हैं, है कि नहीं, सिंपल है। अच्छा देखें, तो अब अपने पास 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई, तो 1 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, 2 पाई अपॉन 360। पाई का वैल्यू भी रख लेते हैं, कितना हो जाएगा 1 डिग्री। 1 डिग्री को अगर हमसे रेडियन में पूछता है तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 360। ये 180 टाइम्स कैंसिल, ये 11 बचेगा यहाँ पे, ये 90 टाइम्स कैंसिल, तो ऐसा आ जाएगा 1 डिग्री इज इक्वल टू 11 अपॉन 630, 11 अपॉन 630 रेडियंस। ये अपने पास आता है 0.017 रेडियंस। तो 1 डिग्री में अपने पास कितने रेडियन होते हैं, 0.017 रेडियंस। सिमिलरली अगर हमें 1 रेडियन में डिग्री निकालना है, अब हमें क्या करना है, 1 रेडियन में डिग्री निकालना, हमें पता है भाई 2 पाई रेडियन में 360 डिग्रीज होते हैं, तो 1 रेडियन में कितने हो जाएंगे, 360 अपॉन 2 पाई डिग्रीज, यही होगा ना। हाँ, 360 अपॉन पाई का वैल्यू रख देते हैं, 360 अपॉन 2 इंटू 22/7, कितने डिग्री हो जाएंगे, कैंसिल कर लेते हैं इसको, ये 180 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये अपने पास, तो अपने पास 1 रेडियन इज इक्वल टू 630 अपॉन 11 डिग्रीज। ठीक है, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मिनट सेकंड भी ले आते हैं बीच में। 11 से डिवाइड करेंगे 630 को तो कितना आ जाएगा, 11 5 जा 55, 8 बचे, 0 आ जाएगा नीचे, 11 7 जा 77, तो 57 तो डिग्री हो गए, कितने, 57 तो डिग्री हो गए, और 3/11 डिग्री बच गए। अब ध्यान से देखना, अपने पास 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, तो अपने पास 3/11 डिग्री कितना हो जाएगा, 3/11 इंटू 60 मिनट्स, 180/11, 11 से डिवाइड कर लेते हैं 180 को, 11 1 जा 11 एंड 11 6 जा 66, तो मतलब 16 मिनट्स हो गए। अब 4/11 मिनट्स और बच गए, उसमें कितने सेकंड हो जाएंगे, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, तो अपने पास 4/11 मिनट्स इज इक्वल टू 60 इंटू 4/11 सेकेंड्स, तो 240 अपॉन 11, 11 से डिवाइड करेंगे, 11 2 जा 22, 2 बचे 20, 11 1 जा 22 सेकेंड्स के आसपास आएगा, 22 के आसपास है ना ज़्यादा, तो ये अपने पास 1 रेडियन में टोटल नंबर ऑफ डिग्रीज कितने होते हैं, 57 डिग्रीज, 16 मिनट्स एंड 22 सेकेंड्स। क्लियर है क्या सबको, चलो अभी आ जाएगा, थोड़ा सा सब्र रखो। एक क्वेश्चन दे रखा है, एक्सप्रेस 45 डिग्री 20 मिनट्स एंड 10 सेकेंड्स इन रेडियन मेजर। एक्सप्रेस 45 डिग्री 20 मिनट्स एंड 10 सेकेंड्स इन रेडियन मेजर। तो पहले तो इसको अपने को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कंप्लीट डिग्री में चेंज करना पड़ेगा। ये 45 डिग्री तो अलग है, ये कितना है अपने पास 20 अपॉन 60 डिग्रीज, ये अपने पास कितना है 10 अपॉन 60 इंटू 60 डिग्रीज। ऐसा ही लिख सकते हैं क्या इसको, सबको ऐड कर लेते हैं। तो अपने पास जो एंगल है वो इतना डिग्रीज में दिया हुआ है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे अभी देखें। तो 45 प्लस ये कितना हो जाएगा 20/60, और ये हो जाएगा अपने पास कितना 1/360। एक जीरो को कैंसिल कर लेते हैं, 360 एलसीएम ले लेते हैं,
ये 1 है, तो 360 इंटू 45 जीरो आएगा, 36 पंजे 180, 36 चौके 144 और 18, ये कितने 6 टाइम्स तो 120 प्लस 1, ये अपने पास 1 आ गया पहले तो, फिर आ गया 2, फिर आ गया 3 और 16 अपॉन 360, मतलब अपने पास एंगल जो डिग्रीज में दिया हुआ वो इतना है। नाउ वी नो दैट, अब हमें पता है भाई, क्या पता है, 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस, 1 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन 360 रेडियंस। तो अब अपने को पता है क्या चाहिए, हमें चाहिए कितना 16321 अपॉन 360 इतने डिग्रीज में कितना हो जाएगा, 2 पाई अपॉन 360 इंटू 16321 अपॉन 360, इतने रेडियंस आ जाएंगे इसमें। इसको थोड़ा सा देखते, सिंप्लीफाई करके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 4 6, ये वाला कितना हो जाएगा 0 0, भाई साहब इतने रेडियंस हो जाएंगे इसमें, पाई भी है बीच में, अच्छा पाई भी है, इतना लिख दोगे तो बहुत है आंसर 45.36। फोर्टी 45.36 आएगा क्या, हमें नहीं लगता, पॉइंट पे आएगा कोई छोटा सा, ठीक है कर लेंगे, कोई समस्या तो नहीं है, बता दो अगर कोई। देखो सबसे पहले ये जरूरी है, पहले ये जो मिनट वाला है इसको डिग्री में कन्वर्ट किया, कितना हो जाएगा 20/60 डिग्रीज, 20 मिनट में डिग्रीज। फिर इसको सेकंड वाले को कन्वर्ट करेंगे, पहले इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे 10/60 मिनट्स, फिर इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 10/60 इंटू 60, इतने डिग्रीज होगी। फिर इन तीनों को जोड़ लिया, जोड़ने के बाद ये डिग्रीज आए, इसको कन्वर्ट करने का तरीका हमें पता है, 360 में 2 पाई होते हैं तो 1 में 2 पाई अपॉन 360, तो इसमें 2 पाई अपॉन 360 इंटू दिस। क्लियर है, चलो फटाक से ले ले स्क्रीनशॉट। अब देखो अब क्या पूछ रहा है आपसे, अब उल्टा पीछ लिया, हमसे पूछ रहा है कि 1.2 रेडियन में कितने डिग्री होंगे ये बताना है। अब ठीक है, सिंपल है, 2 पाई रेडियन में कितने होते हैं 360, तो बेटा 1 रेडियन में कितने हो जाएंगे 360 अपॉन 2 पाई। ठीक है, तो अपने पास 1.2 रेडियन में कितने हो जाएंगे 360 अपॉन 2 इंटू 22/7 इंटू 1.2, ये 180, ये 90, तो ऐसा हो गया कि 12 इंटू 7 इंटू 9 अपॉन 11, कितने डिग्री हो जाएंगे जल्दी बताएं। 63 इंटू 12 36, 12 72 और 3 75। फिर जो आंसर निकलेगा वो उसे मिनट में निकालना, हाँ मिनट में और सेकंड में कन्वर्ट करना। अब देखो 11 से जब 756 को डिवाइड करेंगे, 11 6 जा 66, कितने बचे 9, 11 8 जा 88, कितने बच गए 8, तो इसमें 68 तो डिग्री आ गए अपने पास, 68 डिग्री आ गए। फिर अपने पास 8/11 बचे, फिर इसको 60 से मल्टीप्लाई करके इतने मिनट्स हो जाएंगे, तो 480 अपॉन 11, 11 से डिवाइड करेंगे, 11 4 जा 44 4 0, 11 3 जा 33, 7 बच जाएंगे, तो अपने पास 43 मिनट्स आ गए। 7/11 को अपन सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर, ये हो जाएगा अपने पास 420 अपॉन 11, 11 3 जा 33, 9 बचे 0 आ गया, 11 8 जा 88, तो अपने पास 38 सेकेंड्स आ जाएंगे।
यह आ जाएगा फाइनल आंसर। क्लियर है क्या? अब करते हैं एक प्रबंध करते हैं कुछ। हाँ, मिनट हैंड ऑफ ए वॉच इज 2 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट्स टिप इन 50 मिनट्स। नहीं बेटा, डे और आवर्स में नहीं निकलता, वो मिनट है ना, जो डिग्री की वो यूनिट है, वो टाइम वाली यूनिट नहीं है, ध्यान रखें प्लीज। अब इसमें जो 60 मिनट्स 50 मिनट्स दिया हुआ ना, ये अपने पास टाइम वाली यूनिट है, ठीक है। तो ध्यान से देखना क्या है अपने पास, इस तरह की होती है वॉच। तो यहां से चालू हुई सपोज, इसकी लेंथ दे रखी है कितनी, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 12 होता है, यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9, यहाँ कहीं 10 होगा, यहाँ 11 होगा, ठीक है। तो यहां से घूम के अपनी जो टिप है वो यहां तक आ गई, 50 मिनट में यहीं तक आ जाएगी ना। सर्कुलर घूमेगी वो अलग बात है, मेरे से सर्कुलर नहीं घूमी, हाँ ऐसे घूमेगी। ऐसे ही घूमेगी ना, इसको बिठा देते हैं नीचे वाले को, चल भाई, ये हो जाएगा। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी ये पता करनी है हमें। ये वाली डिस्टेंस पता करनी है। कौन सी वाली डिस्टेंस, कैसे पता करें भाई? भाई फॉर्मूला तो है अपने पास, ये तो आर्क की लेंथ हो जाएगी अपने पास, इस आर्क की लेंथ पता करनी है। रेडियस हमें पता है कितनी है, रेडियस 2 है, वैसे एंगल पता हो जाए काम चल जाएगा। थीटा इक्वल टू एस अपॉन आर लगा देंगे, आर पता है हमें, थीटा पता कर लेंगे, तो एस इक्वल टू थीटा इंटू आर हो जाएगा। अब देखें पूरे रोटेशन में कितना घूम रहा है ये, पूरे 12 से 12 तक जाने में टोटल 2 पाई रेडियन लगेंगे भाई। पूरे 1 आवर में मिनट हैंड कितना, वहीं से घूम के वहीं आ जाती है क्या? तो भाई 2 पाई लग रहा है कितने, 12 में, मतलब अपने पास ऐसा ले ले, 60 मिनट्स में अपने को कितना लग रहे हैं, 2 पाई। तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 2 पाई अपॉन 60। तो 50 मिनट्स में कितना एंगल है, ये मिनट है, तो 50 मिनट में कितना एंगल रोटेट करेगी ये, 2 पाई अपॉन 60 इंटू 50। तो ऐसा जाएगा 5 पाई बाई 3। थीटा आ गया अपने पास 5 पाई बाई 3। थीटा आने के बाद ये थीटा आ गया, ये वाला एंगल आ गया कितना, 5 पाई बाई 3। भाई पूरे रोटेशन में अपने पास कितना 2 पाई था, तो ये वाला एंगल आ गया अपने पास 5 पाई बाई 3। एक बात ध्यान रखना है, गलती से अगर आपने डिग्री में एंगल निकाल दिया, फॉर एग्जांपल कुछ लोग होशियार होते हैं, उन्होंने बोला 60 मिनट्स में 360 डिग्री, तो 1 मिनट में 6 डिग्री, 360 अपॉन 60। तो भाई साहब 50 मिनट्स में 6 इंटू 50 डिग्री, 300 डिग्री निकाल के, और यहाँ पे 300 से मल्टीप्लाई करके आ जाते हैं घर। देखो जेई वाला क्या है, बहुत ही होशियार है, उसको पता है कि बच्चा क्या गलती करेगा, ऑप्शन जरूर देगा तुम्हें, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास थीटा का वैल्यू रखेंगे 5 पाई बाई 3 और आर का वैल्यू अपने पास है 2। ये अपने पास डिस्टेंस आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 10 पाई बाई 3। पाई का वैल्यू अगर अपन 22/7 रख लेंगे तो ये 10.48 के आसपास आती है। इतने सेंटीमीटर इसकी टिप जो है वो ट्रेवल कर लेगी इन 50 मिनट्स। क्लियर? किसी को डाउट है तो पूछ सकता है, कोई समस्या वाली बात है नहीं, अपन ऑलवेज ओपन है डाउट्स के लिए। आ गई ना बात समझ में? ये डिग्री वाला नहीं करना है प्लीज, दिस शुड बी अवॉइडेड। हैबिट डालना कि डायरेक्ट रेडियन में ही कन्वर्ट करो इसको, डिग्री में करोगे तो गलती होने के चांसेस होते हैं। आ गया क्या? नहीं तो डिग्री वाले को भी अपन कर सकते हैं, 300 डिग्री को पहले रेडियन में कन्वर्ट करके तब भी ले सकते हैं। If arcs of the same length in two circles subtend angles of 60 degree and 75 degree at their centers, find the ratio of their radii। सेम लेंथ के दो आर्क है जो कि अपने पास अलग अलग सर्कल में 60 डिग्री और 75 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहे हैं। सपोज ये अपने पास एक सर्कल है, यहाँ पे एस लेंथ का आर्क कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, 60 डिग्री। इसकी रेडियस मान लेते हैं R1। एक सर्कल ये है, यहाँ पे सेम लेंथ का आर्क कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, 75 डिग्री।
इसकी रेडियस मान लेते हैं R2। ठीक है, देखें दोनों में देखें अपने पास ऐसा हो जाएगा क्या, थीटा इक्वल टू एस अपॉन आर होता है, एस दोनों में सेम है, तो ऐसा हो जाएगा थीटा 1 इज इक्वल टू एस अपॉन R1 एंड थीटा 2 इज इक्वल टू एस अपॉन R2। एस तो सेम है, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर ले क्या, तो ऐसा हो जाएगा थीटा 1 अपॉन थीटा 2 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1। एस से एस कैंसिल हो जाएगा, थीटा 1 और थीटा 2 एस तो कैंसिल हो जाएगा, R2 ऊपर आ जाएगा, R1 नीचे आ जाएगा। ठीक है, हमें रेडियस का रेशियो चाहिए, R1 अपॉन R2 चाहिए, R1 अपॉन R2, ये हो जाएगा अपने पास थीटा 2 अपॉन थीटा 1। थीटा 2 75 एंड थीटा 1 60, ये कितना हो जाएगा अपने पास 5:4 का रेशियो जाएगा। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा सर इसमें तो रेडियन में आपने कन्वर्ट किया ही नहीं, भाई रेशियो निकालना है ना, रेशियो में देखो अगर इसको मैं 2π/360 से मल्टीप्लाई कर भी लेता हूँ, 75 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे 2π/360 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 को भी करना पड़ेगा, 60 वाले में भी 2π/360 इंटू 60, तो दोनों में ये तो कैंसिल हो रहा है ना भाई, इसलिए अपन ने इसको कन्वर्ट किया ही नहीं इस बार, ऐसे भी काम चल जाता है कभी कभी। आगे चले, हाँ अब बात करते हैं अपन, एक क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है ये, मतलब जेई लेवल का क्वेश्चन, अभी तक तो अपन ऐसे टाइम पास कर रहे थे, थोड़ा सा अच्छा है। हाँ देखें, फॉर ईच नेचुरल नंबर k लेट ck denotes the circle with radius k centimeters and center at origin on the circle ck a particle moves k centimeter in the counter clockwise direction। ठीक है, अपने पास क्या दे रखा है, हर एक नेचुरल नंबर k के लिए अपने पास ck denotes the circle with radius k, मतलब नेचुरल नंबर 1 के लिए अपने पास यहाँ पे 1 यूनिट का सर्किल होगा, 2 के लिए 2 यूनिट का सर्किल होगा। अच्छा छोटे से शुरू करते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, इस तरह के सर्कल दे रखे हैं अपने पास। ठीक है, C1 की रेडियस 1 है, C2 की रेडियस 2 है, C3 की, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है, ये C5 है और ये C6 है। ठीक है, हाँ, denotes the circle with radius k centimeter and center at origin on the circle ck a particle moves k centimeter in the counter clockwise direction। तो भाई जो सी के सर्कल होगा, मतलब जो भी सर्कल होगा, C1 होगा तो 1 सेंटीमीटर, C2 होगा तो 2 सेंटीमीटर, C3 होगा तो 3 सेंटीमीटर, हर एक सर्कल पे पार्टिकल कितना, एक, मतलब जितना भी, जैसे 2 सेंटीमीटर वाला होगा तो 2 घूमेगा, 3 होगा तो 3 वाला, C1 पे 1 यूनिट, C2 पे 2 यूनिट्स, C3 पे 3 यूनिट्स, C4 पे 4 यूनिट्स इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है भाई साहब, सी के मूव काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, काउंटर क्लॉकवाइज मतलब एंटी क्लॉकवाइज। आफ्टर कंप्लीटिंग इट्स मोशन ऑन सी के द पार्टिकल मूव्स टू सी के प्लस 1, मतलब जैसे 1 यूनिट C1 पे चल लिया तो उसके बाद वो C2 पे चले जाएगा रेडियली, जैसे मान लो C1 पे 1 यूनिट चल लिया तो रेडियली अपने पास वो C2 पे चल जाएगा। ठीक है भाई साहब, मान लेते हैं। द मोशन ऑफ द पार्टिकल कंटिन्यूज इन दिस मैनर, मतलब उस पे पहले वाले पे 1 यूनिट घूम के दूसरे पे चला गया, दूसरे वाले पे 2 यूनिट घूम के तीसरे पे चला गया, तीसरे वाले पे 3 यूनिट घूम के चौथे पे चला गया, चौथे वाले पे 4 यूनिट घूम के, और हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। ठीक है भाई साहब, फिर क्या बोल रहा है, द पार्टिकल स्टार्ट्स एट 1,0, 1,0 कहाँ पे होगा, इसकी रेडियस 1 है, एक्स एक्सिस पे यहाँ पे, यहाँ 1,0 से स्टार्ट हो रहा है पार्टिकल। इफ द पार्टिकल क्रॉसेज द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द सर्कल CN, मतलब देखो ऐसा चलेगा, दूसरे कलर का ले लेते हैं चौक, फिर बताते हैं। ऐसा चलेगा, देखो पहले यहाँ पे 1 यूनिट चला, फिर रेडियली 2 पे चला गया, फिर यहाँ पे 2 यूनिट चला, फिर रेडियली 3 वाले पे चला गया, फिर यहाँ पे अपने पास 3 यूनिट चला, फिर रेडियली 4 पे चला गया, यहाँ पे 4 यूनिट चला, फिर रेडियली 5th वाले पे चला गया, फिर यहाँ पे 5th यूनिट 5 यूनिट चला,
रेडियली 6 वाले पे चला गया, फिर यहाँ पे 6 यूनिट चला और रेडियली 7 वाले पे चला गया, फिर यहाँ पे 7 यूनिट चलेगा, रेडियली 8 वाले पे चल जाए, फिर यहाँ पे 8 यूनिट चलेगा, रेडियली, ऐसे चलते जा रहा है। तो हमसे पूछ रहा है कि यार ये वापस से यहाँ पे एक्स एक्सिस को वापस से कौन से सर्कल पे इंटरसेक्ट करेगा, दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे कि वापस से कौन से सर्कल पे जाकर ये इसको कट करेगा। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या सबको? बता सकते हो क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो? ठीक है, अब ध्यान से देखें। देखो भाई साहब, यहां से यहां तक आने में एंगल कितना रोटेट करेगा? 360 डिग्री, ये 2 पाई रेडियंस, ठीक है। तो टोटल एक रोटेशन में एंगल कितना बनेगा? एंगल बनेगा अपने पास एक रोटेशन का एंगल 2 पाई रेडियंस, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन समझ में नहीं आया। देखो बेटा क्या है, यहाँ 1,0 से शुरू हुआ पार्टिकल, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 1 यूनिट चला इस पे, और फिर दूसरे सर्कल पे चला गया, इस पे 2 यूनिट चला, फिर तीसरे पे चला गया, फिर इस पे 3 यूनिट चला, फिर चौथे पे चला गया, फिर चौथे पे 4 यूनिट चला, फिर 5वें पे चला गया, यहाँ पे 5 यूनिट चला, फिर छठे पे चला गया, यहाँ पे 6 यूनिट चला, फिर 7वें पे चला गया, यहाँ पे 7 यूनिट चला, फिर 8वें पे चला गया, 8वें पे 8 यूनिट चला, फिर 9वें पे चला गया। समझ गए बात को? तो अब ये पूछ रहा है कि भाई वापस से यहाँ पे कौन से वाले सर्कल पे आकर ये एक्स एक्सिस को पॉजिटिव एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। हाँ, अब देखें, अब बात को समझने की कोशिश करें कि भाई ये घूम के आएगा, बट एंगल कितना सबटेंड होगा एक रोटेशन में? 2 पाई रेडियंस, ठीक है। अब देखें, पहले सर्कल पे कितना एंगल चलेगा? वो एक ही इसकी रेडियस है और एक यूनिट चल रहा है, तो यहाँ पे कितने रेडियंस चलेगा? एक। क्लियर? हाँ। फिर अपने पास दूसरे सर्कल पे 2 यूनिट चल रहा है और 2 ही इसकी रेडियस है, तो यहाँ पे भी कितना चलेगा? ये यहाँ पे भी एक रेडियन एंगल बनाएगा। फिर अपने पास तीसरे वाले पे इसके 3 ही तो अपने पास इसकी रेडियस है और 3 यूनिट ही चल रहा है, तो यहाँ पे भी एक रेडियन एंगल बनाएगा। चौथे वाले पे 4 इसकी रेडियस है और 4 ही यूनिट चल रहा है, तो यहाँ पे भी एक रेडियन बनाएगा, ठीक है। फिर 5वें वाले पे 5 ही इसकी रेडियस है और 5 ही यूनिट चल रहा है, तो मतलब यहाँ पे भी एक रेडियन बनाएगा। फिर छठे वाले पे 6 इसकी रेडियस है और यहाँ पे भी एक रेडियन बनाएगा। मतलब एक रेडियन का एंगल बनाते जा रहा है हर एक सर्कल पे, एक रेडियन का एंगल बनाते जा रहा है, तो 2 पाई रेडियन, ये 2 × 3.14 मतलब 6.28 रेडियन बाद ही तो आएगा ये। पहले वाले पे एक बना लिया, पहले वाला गया, दूसरे वाले पे एक बना लिया, फिर दूसरे वाले पे गया, तीसरे वाले पे एक बना लिया। तो भाई साहब ये कौन से सर्कल पे जाकर ये इसको इंटरसेक्ट करेगा? 6 सर्कल तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे, 6 सर्कल तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे भाई, एक रेडियन, 6 रेडियन तो यहाँ तक हो जाएंगे। फिर उसके बाद 7वें वाले सर्कल पे जब होगा तब 7वां रेडियन कर रहा होगा, तब जाके 6.28 आएगा। मतलब Cn, तो n का वैल्यू 7 हो जाएगा क्या? 7th सर्कल पे जाके वो एक्स एक्सिस को वापस से इंटरसेक्ट करेगा। क्लियर है क्या भाई? ठीक है भाई। देखो, पहले वाले सर्कल की रेडियस 1 और एक यूनिट उस पर चलना है, एक रेडियन एंगल बना लेगा। दूसरे वाले की रेडियस 2 यूनिट चलना है, तो कितना एंगल बना लेगा? एक रेडियन। तीसरे वाले की रेडियस कितनी है? 3 और 3 यूनिट चलना है, वहां पे भी एक रेडियन बनाएगा। मतलब जो अपने पास लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस है वो दो हर एक सर्कल पे सेम है। ऑन ईच सर्कल लेंथ ऑफ आर्क एंड रेडियस इज सेम। अगर दोनों चीजें सेम है तो पार्टिकल मूव्स 1 रेडियन, या ऐसा बोल दे, पार्टिकल सबटेंड 1 रेडियन एंगल एट ईच ऑन ईच सर्कल। पार्टिकल सबटेंड तो पार्टिकल सबटेंड 1 रेडियन एट ईच सर्कल। ठीक है,
तो पहले रेडियन में वो एक रेडियन पहले सर्कल पे, फिर दूसरा दूसरे पे, तीसरा तीसरे पे, चौथा चौथे पे, पांचवा पांचवे पे, छठा छठे पे, सातवां सातवें पे। अब हमें कब पार होगा? जब ये 2 पाई के इक्वल एंगल हो जाएगा। 2 पाई के इक्वल मतलब 6.28 रेडियंस एंगल हो जाएगा। अगर रफली देखें, पाई का वैल्यू 3.14 होता है, मतलब 6.28 रेडियन एंगल हो जाएगा, तब जाके इसको ये वापस से क्रॉस कर रहा होगा। तो 6.28 कौन से? सातवें सर्कल पे गए, तो सातवें सर्कल पे जाकर वो इसको इंटरसेक्ट करेगा। समझ गए भाई? हाँ भाई, फटाक से ले लो स्क्रीनशॉट। अभी भी नहीं आया? किसको नहीं आया भाई? जल्दी बता दो। कोई स्पेसिफिक डाउट है तो पूछ सकते हैं। हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सपोज ये अपने पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। सिंपल है, 10th क्लास में पढ़ा होगा आप लोगों ने, थोड़ा सा रिवीजन करवा देते हैं। थीटा, थीटा के सामने वाली साइड को अपन परपेंडिकुलर बोलते हैं, पास वाली को बेस। ये सबको पता ही, हाइपोटेन्यूज होती है राइट एंगल ट्राइंगल में। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, ये अपने पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। थीटा के सामने वाली साइड को अपन परपेंडिकुलर बोलते हैं और थीटा के पास वाले को बेस बोलते हैं, और ये हाइपोटेन्यूज होती है। एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले। मतलब ये साइन है, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये अपने पास कॉस है, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये tan है, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। साइन का उल्टा अपने पास होता है क्या? साइन का उल्टा अपने पास कोसेक होता है। तो कोसेक अपने पास हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस का उल्टा होता है सेक, तो ये हो जाएगा अपने पास हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। टेन का उल्टा होता है कॉट, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, अच्छा यहां से कुछ एक चीज निकल के आती है अपने पास। जो टेन थीटा होता है वो अपने पास होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सिमिलरली कॉट थीटा उल्टा हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है भाई साहब, ये है। और ये तो पता ही हमें कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, पता है ना ये तो, एंड साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। सिमिलरली सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा एंड कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा एंड कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। ले ले स्क्रीनशॉट, फिर अपन कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के लिए करवाते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्टैंडर्ड एंगल्स 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री में जिस तरह से अपन चलते जाएंगे ना, बहुत सारे एंगल्स का नए नए लर्न करते जाएंगे। ये तो 10th क्लास का है अपने पास। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यहाँ पर एंगल। कौन कौन से एंगल का देखेंगे अपन? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कॉसेक। देखे क्या होगा? देखो वैसे तो इसका प्रूफ भी है, लेकिन एक ट्रिक बताते हैं कैसे नहीं भूलो। अगर भूल भी जाओ गलती से तो वापस से बनाने की ट्रिक बताते हैं।
हाँ देखो क्या करें, इसको याद करने की शॉर्ट ट्रिक है। अपने हमने क्या किया, एक यूनिट लेंथ का एक लाइन सेगमेंट लिया, यहाँ 0 यहाँ 1, इसके आधे पे आ जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, हाफ। उसका भी आया था 1/4, ये 3/4, ठीक है। हाँ 0 का स्क्वायर रूट 0, 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2, 1/2 का स्क्वायर रूट 1/√2, 3/4 का रूट 3/2 एंड 1 का 1। कॉस में इसका उल्टा लिख दो, 1√3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। tan साइन अपॉन कॉस होता है 0/1 0, 1/2 अपॉन √3/2, 1/√3, 1/√2 अपॉन 1/√2, √3/2 अपॉन 1/2, 1/0, इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड भी बोलते हैं इसको। सिमिलरली अपने पास कॉट में उल्टा करके लिख दो, इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड, √3 1 1/√3 एंड ये कितना हो जाएगा 0। सेक 1/cos होता तो ये हो जाएगा 1, 2/√3, कॉस के वालों का उल्टा कर दो, ये √2, ये 2 इनफाइनाइट, ये या तो सेक वाले को उल्टा इधर लिख दो, इनफाइनाइट 2 √2 2/√3 एंड 1। ये होता है मामला। फटाक से ले ले स्क्रीनशॉट, फिर एक आध सवाल करवाते हैं इसमें। हाँ, आगे चलते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ कोड विच सबटेंड एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। एक क्वेश्चन है, सर्कल की रेडियस दे रखी है 6 सेंटीमीटर और एक कॉर्ड है जो यहाँ पे 120 डिग्री एंगल सबटेंड कर रही है। यहाँ पे इसकी रेडियस दे रखी है 6। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये मिड पॉइंट पर टच करेगा और ये वाला एंगल हो जाएगा 60। हमें ये पता है, ये निकालना, ये वाला एंगल है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो साइन 60 डिग्री क्या हो जाएगा अपने पास, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, P अपॉन 6। 27 से शुरू बेटा, तो P इक्वल टू अपने पास 6 इंटू साइन 60 होता है √3/2, 3√3। क्लियर? ये इतना अपने पास 3√3 आ गया, तो ये वाला भी 3, भाई जो सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर डालते हैं तो किसी भी कोड पे, ठीक है, सर्कल के सेंटर से किसी भी कोड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो क्या होता है, उसको बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करता है, जितना ही होगा उतना ही होगा, तो लेंथ ऑफ कॉर्ड हो जाएगी अपने पास 2p के इक्वल 6√3 हो जाएगा। क्लियर? ले लो फटाक से स्क्रीनशॉट। अगला, इफ द टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है, एंड इंक्लूडेड साइड इज √3 + 1 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर साइड ऑफ द ट्राइंगल। देखें, एक एंगल दे रखा है कितना, 30 डिग्री, एक एंगल दे रखा 45 डिग्री, और ये वाली साइड की लेंथ दे रखी है कितनी, √3 + 1। अब देखें, यहां से अपन ने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, सपोज इसकी हाइट है h, इसको x मान लेके थोड़ी देर के लिए, इसको x मान लेते हैं, x हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, √3 + 1 - x, रिमेनिंग पोर्शन, ठीक है, ये x है। पहले वाले में लगाते हैं, tan 45 कितना हो जाएगा, tan 45 इज इक्वल टू h/x। ये वाला एंगल है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, बेस हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ से अपने पास tan 45 1 इज इक्वल टू h/x, दिस इंप्लाइज h इक्वल टू x। तो जितना x होगा उतना ही h होगा, ठीक है। उसके बाद इस वाले ट्राइंगल में लगा, आधे वाले में tan 30 कितना हो जाएगा, tan 30 इज इक्वल टू h/, दिस √3 + 1 - x, ये होता है 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेगा, ये हो जाएगा √3 + 1 - x इज इक्वल टू √3h। h और x दोनों बराबर है,
तो ऐसा हो जाएगा √3 + 1 माइनस एच इक्वल टू √3 एच। इसको इधर ले जाते हैं, कितना हो जाएगा अपने पास, √3 + 1 इज इक्वल टू √3 एच + एच। यहाँ से एच कॉमन आ जाएगा, √3 + 1 इज इक्वल टू √3 + 1 एच। एच आ जाएगा अपने पास √3 + 1 अपॉन √3 + 1 आ जाएगा। एच 1 है तो एक्स भी 1 हो जाएगा। क्लियर? अब देखें, ये वाला एंगल पता है हमें, ये पता है, तो इसमें sin 45 लगा दें। sin 45 इज इक्वल टू, इसको ABC मान लेंगे ट्राइंगल, H अपॉन AC। sin 45 होता है अपने पास 1/√2, ये 1 है AC, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC आ जाएगा √2। इसमें sin 30 लगा दें, sin 30 इज इक्वल टू H अपॉन AB, ये होता है अपने पास 1/2, H1 है AB, तो AB हो जाएगा अपने पास 2। दोनों साइड की लेंथ आ गई। क्लियर? फटाक से ले ले स्क्रीनशॉट। तुम लोग यकीन नहीं करोगे, सिंपल हाइट एंड डिस्टेंस जो 10th क्लास का है ना, उससे भी बहुत सारे सवाल पूछे गए जेईई मेंस 2020 और 2019 में। हाइट एंड डिस्टेंस है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड, मतलब जेईई मेंस इज क्वाइट इजी अगर आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे तो। आ गया? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज देखें भाई साहब, आइडेंटिटीज वाला करवा देते हैं पार्ट। ये थीटा PBH, पाइथागोरस थ्योरम पढ़िए कि सबने? पाइथागोरस थ्योरम एडवांस के भी करवाएंगे बेटा, टेंशन मत लो, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? p² + b² इक्वल टू h², यही होती है ना, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, ठीक है। इस पूरी इक्वेशन को अगर डिवाइडिंग इक्वेशन बाय h² तो हो जाएगा अपने पास p² अपॉन h² प्लस b² अपॉन h² इक्वल टू h² अपॉन h²। p अपॉन h तो अपने पास साइन होता है, तो ये तो हो जाएगा sin² थीटा। b अपॉन h कॉस होता है, ये cos² थीटा। दिस इज इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी नंबर 1 आ गई। क्लियर? तो अपने पास sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये आइडेंटिटी नंबर 1 आ गई। इसी इक्वेशन को डिवाइडिंग बाय b², तो ये अपने पास हो जाएगा p² अपॉन b² प्लस 1 इक्वल टू h² अपॉन b²। p अपॉन b tan होता है, तो tan² थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू h अपॉन b sec होता है, sec² थीटा। आइडेंटिटी नंबर 2। इसके 3 फॉर्म है, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, sec² थीटा माइनस tan² थीटा इक्वल टू 1। इसको एक और भी लिखा जा सकता है, क्या ऐसा, इसको फैक्टराइज कर लें क्या, sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां से अपने पास sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1। कई बार क्वेश्चन अटक जाता है इससे भी, ठीक है। अगर इसी इक्वेशन को डिवाइडिंग बाय p² करें तो ये अपने पास हो जाएगा 1 प्लस b² अपॉन p² इज इक्वल टू h² अपॉन p²। 1 प्लस cot² थीटा इज इक्वल टू cosec² थीटा। दिस इज आइडेंटिटी नंबर 3। इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, cosec² थीटा माइनस cot² थीटा इक्वल टू 1। अगेन फैक्टराइज करेंगे तो cosec थीटा प्लस cot थीटा इंटू cosec थीटा माइनस cot थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। फटाक से ले ले स्क्रीनशॉट। पर क्वेश्चन देखते हैं किस किस तरह के बनते हैं इसमें, है ना। पहला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये दे रखा है अपने पास 2 sin की पावर 6x
प्लस कॉस की पावर 6x माइनस 3 साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x प्लस 1। इसकी वैल्यू चाहिए। अच्छा, अपने को ना अलजेब्रिक आइडेंटिटी आनी चाहिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है अपने पास, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। सिमिलरली ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है अपने पास, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। ये दोनों आइडेंटिटीज लगा क्या लिख सकते हैं इसको अपन लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का क्यूब। तो यहाँ पे लगा सेकंड वाली, तो ये हो जाएगा 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 टाइम्स पहले वाली आइडेंटिटीज में लगाएंगे तो ये हो जाएगा अपने पास साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी 2 और 3 समझा दीजिए, अभी समझा रहे बेटा, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ये वाला भी 1 हो जाएगा, माइनस 3 इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, एंड प्लस 1। देखिए क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 6 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 6 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1। ये इससे गया, कितना बच गया 2 माइनस 3 प्लस 1 0 0 आंसर आ जाएगा। ये दे रखा अपने पास 3 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा इक्वल टू 5। फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। देखो 3 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा इज इक्वल टू 5 एंड 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। इसको थोड़ी देर के लिए x मान लें, ठीक है। अब देखो इससे होगा क्या, अगर मैं इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करूं, यहाँ पे 3 साइन थीटा है, यहाँ पे 3 कॉस थीटा, इसका स्क्वायर ऐड हो जाएगा। यहाँ 5 कॉस थीटा या 5 साइन थीटा, दोनों का स्क्वायर ऐड हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर ऐड कर देते हैं, ये हो जाएगा अपने पास 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 25 कॉस स्क्वायर थीटा 2 इंटू 3 इंटू 5 30 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 25, ठीक है। इसमें इसका स्क्वायर ऐड करेंगे, ये हो जाएगा अपने पास 25 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 30 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हाँ भाई साहब, अब देखो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 25 प्लस 9 34 साइन स्क्वायर थीटा 25 प्लस 9 34 कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो इज इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां से देखें अपने पास 34 और 34 कॉमन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर। ये गया क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, 34 इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर हो जाएगा अपने पास 34 माइनस 25 दैट इज 9, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 3। इसकी जो वैल्यू आएगी वो प्लस माइनस 3 आ जाएगी। क्लियर, ले लिया। हाँ, ये एक अच्छा सवाल है, क्या दे रखा है अपने पास, टेन थीटा प्लस सेक थीटा दे रखा है कितना 1.5, 3/2 लिख सकते हैं किसको। अच्छा देखें, अभी अपन ने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, क्या टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस सेक थीटा किसके इक्वल होता है, ये 1 के। आइडेंटिटी नंबर 2 का वर्जन नंबर 3 ये था क्या, ये रहा इसका थर्ड वर्जन जो है। अब हमें सेक थीटा प्लस टेन थीटा पता है कितना है 3/2, तो टेन थीटा माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने आइडेंटिटी।
आइडेंटिटी को उल्टा लिख दिया। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो यहां से अपने पास ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1। भाई इसका वैल्यू पता है हमें 3/2 है, तो यहां से सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना आ जाएगा बेटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज 2/3। ये अगर अपने पास 2/3 आ गया तो यहां से लिख देते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या है 2/3। दोनों को ऐड कर ले तो टेन थीटा तो कैंसिल हो जाएगा, 2 सेक थीटा इक्वल टू 3/2 प्लस 2/3, 6 एलसीएम आ जाएगा, 9 प्लस 4 13/6। ये 2 सेक थीटा की वैल्यू है, तो सेक थीटा अपने पास हो जाएगा कितना 13/12। माइनस करेंगे तो क्या जाएगा अपने पास टेन थीटा, दोनों को माइनस कर देते हैं, ये हो जाएगा 2 टेन थीटा इक्वल टू 3/2 माइनस 2/3। अगेन 6 एलसीएम, 9 माइनस 4 5/6 आ जाएगा, तो टेन थीटा हो जाएगा अपने पास कितना 5/12। टेन थीटा आ गया, सेक थीटा आ गया, साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा अपॉन सेक थीटा लिख सकते हैं क्या, तो ये अपने पास आ जाएगा 5/12 अपॉन 13/12, 5/13 आ जाएगा। क्लियर, ले ले स्क्रीनशॉट फटाक से, ले लिया क्या। चलो यार, आज की क्लास अपन करते हैं यहीं पे समाप्त। आई होप आज की क्लास में आपको मजा आया होगा और कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा।